नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक बहुत ही आम सवाल का जवाब तलाशेंगे। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर ब्रॉडर मार्केट या इंडेक्स एक जगह अटका हुआ है तो क्या बेहतरीन कंपनियों की ग्रोथ भी रुक जाती है? बिल्कुल नहीं। और आज एस्ट्रा माइक्रोवेव की एक शानदार केस स्टडी के जरिए हम इसी बात को गहराई से समझेंगे। चलिए सीधे डेटा में गोता लगाते हैं। आज के हमारे इस डिस्कशन का फ्लो कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम इंडेक्स के ठहराव और स्टॉक ग्रोथ की तुलना करेंगे। उसके बाद एस्ट्रा माइक्रोवेव के ताज़ा Q4 फाइनेंशियल्स, उनके कोर बिजनेस, लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स, ऑर्डर बुक और अंत में शेयर होल्डिंग से जुड़े रिस्क पर नज़र डालेंगे। तो चलिए अपने पहले पड़ाव से शुरू करते हैं और शेयर बाजार से जुड़ी एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। इन आंकड़ों पर गौर करें, ये वाकई चौंकाने वाला है। एक तरफ हमारा निफ्टी इंडेक्स है जिसने पिछले 2 सालों में लगभग 0%, जी हां, एकदम फ्लैट रिटर्न दिया है, और वहीं दूसरी तरफ एस्ट्रा माइक्रोवेव जैसी कंपनी है जो लगातार अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ रही है। है ना कमाल का कॉन्ट्रास्ट? इससे हमें एक बहुत ही क्रूशियल बात समझनी चाहिए। एक स्मार्ट इन्वेस्टर का पूरा फोकस बाजार के इंडेक्स पर नहीं, बल्कि एक इंडिविजुअल बिजनेस की क्वालिटी पर होना चाहिए। जब हम बिजनेसेस में निवेश करते हैं तो असली ग्रोथ वहीं से आती है। अब बात करते हैं उन नंबर्स की जिन्होंने हाल ही में इस स्टॉक में इतनी जबरदस्त तेजी ला दी है। मेरा मतलब है एस्ट्रा माइक्रोवेव के हालिया Q4 फाइनेंशियल्स। यहां जो उछाल हमें कुल आय यानी टोटल इनकम में देखने को मिल रहा है वो सच में मैसिव है। जरा सोचिए, पिछली तिमाही में जो आय 263 करोड़ रुपए थी वो इस ताज़ा Q4 में सीधा 495 करोड़ तक पहुंच गई, और पिछले साल के 419 करोड़ के आंकड़े को भी इसने काफी पीछे छोड़ दिया है। और जाहिर सी बात है, जब रेवेन्यू इतनी तेजी से बढ़ता है तो उसका असर प्रॉफिट पर भी दिखता है। शुद्ध मुनाफा पिछली तिमाही के 47 करोड़ से सीधा डबल से भी ज्यादा होकर 106 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले साल इसी तिमाही में ये 73 करोड़ था, जिसके मुकाबले ये एक बेहद शानदार छलांग है। इस शानदार परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी का सीधा रिफ्लेक्शन हमें अर्निंग्स प्रति शेयर यानी ईपीएस में मिलता है। 4.93 का ईपीएस सीधे उछलकर 11.16 पर आ गया है। जो कहानी रेवेन्यू से शुरू हुई थी वो मुनाफे से होते हुए ईपीएस तक बहुत मजबूती से पहुंच रही है। अब एक सवाल आना लाजमी है, आखिर ये बिजनेस करता क्या है? इन शानदार नंबर्स के पीछे की असली कहानी क्या है? आइए इनके कोर बिजनेस और क्लाइंट्स को समझते हैं। बुनियादी तौर पर एस्ट्रा माइक्रोवेव रेडियो फ्रीक्वेंसी और माइक्रोवेव सिस्टम्स के लिए बेहद क्रिटिकल सबसिस्टम्स डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर करती है। आसान भाषा में कहें तो डिफेंस, अंतरिक्ष, मौसम विज्ञान और टेलीकम्युनिकेशन जैसे अति महत्वपूर्ण सेक्टर्स को जो एडवांस टेक्निक चाहिए वो ये कंपनी सप्लाई करती है। और अगर हमें इनके काम की क्रेडिबिलिटी देखनी है तो बस इनके क्लाइंट्स की लिस्ट देखिए। सरकारी सेक्टर में इसरो और डीआरडीओ से लेकर प्राइवेट में अडानी डिफेंस और ग्लोबल लेवल पर इजराइल का राफेल, ये नाम अपने आप में इस कंपनी की मार्केट स्टैंडिंग की गवाही देते हैं। इसमें एक और बड़ा माइलस्टोन ये है कि एस्ट्रा माइक्रोवेव एडवांस्ड रेडार प्रोग्राम के लिए L&T के साथ जॉइंट डेवलपर के तौर पर भी काम कर रही है। डिफेंस सेक्टर में ये एक बहुत ही सॉलिड फुटप्रिंट है। लेकिन क्या Q4 का ये बम्पर परफॉर्मेंस सिर्फ एक तुक्का है या फिर इसके पीछे कोई मजबूत लॉन्ग टर्म कहानी है? चलिए इनके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ट्रेंड्स को परखते हैं। अगर हम थोड़ा पीछे हटकर एक बड़ी पिक्चर देखें तो पिछले 4 सालों में सेल्स, प्रॉफिट और ईपीएस तीनों में एक बहुत ही कंसिस्टेंट अपवर्ड ट्रेंड नजर आता है। 2023 में जहां सेल्स 816 करोड़ थी, वहीं 2026 तक इसके 1100 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। ये कंसिस्टेंसी ही एक अच्छे बिजनेस की पहचान होती है। अब फ्यूचर की बात हो ही रही है तो किसी भी कंपनी के भविष्य की कमाई उसकी ऑर्डर बुक और बैलेंस शीट की मजबूती से ही तय होती है। आइए इस पर एक नजर डालते हैं। कंपनी के पास इस वक्त करीब 2600 करोड़ रुपए की एक भारी भरकम कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक है, और सबसे दिलचस्प बात, इसमें से 1660 करोड़ रुपए तो बिल्कुल ताजा ऑर्डर्स हैं। यानी फ्यूचर की रेवेन्यू पाइपलाइन एकदम पैक्ड है। अगर हम इस ऑर्डर बुक को थोड़ा ब्रेक डाउन करें तो एक चीज एकदम क्लियर है, इनका असली ग्रोथ इंजन डिफेंस सेक्टर है। कुल ऑर्डर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी 82% सीधा डिफेंस से आ रहा है। बाकी का हिस्सा एक्सपोर्ट्स और स्पेस जैसे सेक्टर्स में बटा हुआ है। अब जरा बैलेंस शीट की सेहत भी चेक कर लेते हैं। एक अच्छी बात यह है कि कंपनी के रिजर्व्स लगातार बढ़कर लगभग 1000 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं। लॉन्ग टर्म कर्ज भी सिर्फ 40 करोड़ है, जो बहुत कम है। हालांकि 384 करोड़ का जो शॉर्ट टर्म कर्ज है वो एक ऐसा नंबर है जिस पर हमें नजर बनाए रखनी चाहिए।
देखिए, कोई भी बिजनेस एकदम परफेक्ट नहीं होता। एक निष्पक्ष विश्लेषण के लिए हमें रिस्क फैक्टर्स और संभावित रेड फ्लैग्स पर भी उतनी ही ईमानदारी से बात करनी चाहिए। यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक बहुत ही अजीब चीज नजर आती है। कंपनी का 70.5% हिस्सा पब्लिक इन्वेस्टर्स के पास है। संस्थागत निवेशक यानी DIIs और FIIs भी मौजूद हैं, लेकिन फाउंडर्स यानी प्रमोटर्स की हिस्सेदारी बहुत ही कम है। सच कहूं तो प्रमोटर्स का सिर्फ 6.5% हिस्सा होना किसी भी एनालिस्ट के लिए एक स्पष्ट रेड फ्लैग है। आमतौर पर हम चाहते हैं कि फाउंडर्स का अपनी ही कंपनी में मजबूत स्टेक हो। हालांकि यहाँ एक छोटी सी राहत की बात यह है कि प्रमोटर्स ने अपना कोई भी शेयर गिरवी या प्लेज नहीं रखा है। फिर भी ये एक रिस्क फैक्टर जरूर है। तो निफ्टी के ठहराव और एस्ट्रा माइक्रोवेव की जबरदस्त बुनियादी ग्रोथ के बीच का ये कंट्रास्ट बहुत कुछ सिखाता है और अंत में एक बहुत ही अहम सवाल पीछे छोड़ जाता है। भविष्य में हम मार्केट के इस रोजमर्रा के शोरगुल को किसी असली बुनियादी बिजनेस परफॉर्मेंस से अलग कैसे करेंगे? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।